गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे और ईमानदारी से काम भी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर में, निश्चित रूप से। और एक बार फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस ग्रुप में अधिक से अधिक बच्चों को जुड़ना है, तो जल्दी जुड़िए ताकि मैं एक तरीके से अपनी कक्षा को प्रारंभ कर सकूँ। कल कल का जो वीडियो था उसमें हमने उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था, उसको भी थोड़ा मैं रिवाइज करूंगा। अभी व्हाइट बोर्ड पे मैंने अभी कुछ लिखा है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कक्षा 7 के बच्चे होंगे, कृष्ण है, क्रिस है आदि बच्चे जो कक्षा 6 से 7 में गए हैं। आमोदनी द्वितीय भाग आपके पास पुस्तक है और पहला पाठ संस्कृत में धन्यम भारतवर्षम, पहला पाठ है धन्यम भारतवर्षम। तो इस पाठ को मैं एक बार पढ़ रहा हूँ और फिर आपने इसको अपनी फेयर कॉपी में जो संस्कृत की आपने कॉपी बनाई है उसमें आपने इसको राइटिंग से लिखना है और शब्दार्थ भी लिखने हैं। कल का होमवर्क है आपका। मैं पढ़ रहा हूँ। धन्यम भारतवर्षं धन्यम पुण्यम भारतवर्षं पुण्यम यस्य संस्कृति तो सुदायनी पापनाशनी पुण्यवाहिनी यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मान्या मान्या शृणुमो यत्र च वेदं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं यत्र पर्वता रम्या रम्या ऋषियो मुनियो धन्या धन्या कैलासा च हिमराजः च विंध्य सत्पुरा हिमाद्री च अरावली पर्वतमाला च स्वर्ण सुमेरु हर्षकर च पुण्य पर्वते पुण्यम पुण्यम धन्यम भारतवर्षं धन्यम पुण्यम भारतवर्षं पुण्यम। ये मैंने वाचन किया है। वीडियो में ज़्यादा विस्तार से मैं बात नहीं कर सकता। आपने इसको याद करना है जैसे मैंने आपको बताया है और फेयर कॉपी में इसको लिखना है। ये आपका कल का होमवर्क है और आज का भी 2 दिन का। अब आगे कक्षा 8 में वसंत भाग 3 हमारे पास है और पहला पाठ है ध्वनि। ध्वनि पे हम बात भी कर रहे थे, वर्ण के जो पढ़ा हमने वर्ण ध्वनि। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ये छायावाद के कवि हैं, चतुर्थ स्तंभ हैं छायावाद के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, माधवी वर्मा जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये 4 जो स्तंभ हैं उनमें से एक स्तंभ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो उन्होंने ध्वनि एक कविता लिखी है। क्या कविता है वो मैं थोड़ा वाचन कर रहा हूँ और फिर आपने इसमें इसको याद भी करना है और फेयर कॉपी में लिखना है इसको। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तू आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसको आपने याद करना है, फेयर कॉपी में भी लिखना है। ये आज का और कल का 2 दिन का काम है कक्षा 8 वाले। अब कक्षा 9th में क्षितिज, कक्षा 9th के बच्चे ध्यान से सुनिए। क्षितिज पाठ प्रथम है और पाठ का नाम है दो बैलों की आत्मकथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो आज आपका होमवर्क होगा मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय है उसको फेयर कॉपी में लेख बना करके याद करके उसको
अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और 2 बैलों की कथा पाठ को पढ़ना है और उसके शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है। अब कक्षा 10 जो संस्कृत के बच्चे हैं सभी, पहला आपके पास से मुसी भाग 2 है और मंगलम, पहला मंगलम, जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं। मंगलम एक ऑस्पिशियस जो कल्याण है उसकी हम कामना करते हैं। तो यजुर्वेद से मंत्र लिया है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, आपने इसको ध्यान से सुनना है, समझना है और फेयर कॉपी में लिखना है और याद भी करना है और अर्थ भी लिखना है। अर्थ नीचे दे रखे, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, यजुर्वेद से लिया गया है, 4 वेद हमारे पास है। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरुस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरद शतं जीवेम शरद शतं शृणुयाम शरद शतं प्रब्रवाम शरद शतं अदीनाः स्याम शरद शतं भूयश्च शरद शतात। अब है ऋग्वेद का मंत्र, क्या है? आनो भद्राः क्रतौ जन्तु विश्वतो दवधासो अपरितास उद्वेदाः देवानो जथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। 2 मंत्र हैं, इनको आपने फेयर कॉपी में लिखना है, याद भी करना है अर्थ सहित। तो ये आज और कल 2 दिन का आपका गृह कार्य है। अब बात कर रहा हूं मैं कि जो मैंने कल आपको वीडियो दिया था उच्चारण स्थान का, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, उच्चारण स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप अशुद्ध बोलते हैं तो फिर आपकी जो भाषा है उसमें कमी आ जाएगी और फिर दूसरा जो श्रोता है, सुनने वाला, वो उसका गलत अर्थ निकालेगा और उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए। तो उच्चारण स्थान पे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो उच्चारण स्थान की मैं बात कर रहा था। उच्चारण स्थान जो पहला वीडियो था उसमें थोड़ा सा बीच में वो हट गया था। तो उच्चारण स्थान जो मैंने आपको दिए, एक बार रिपीटिशन कर रहा हूँ मैं, बहुत महत्वपूर्ण है उच्चारण स्थान। तो पहला था सूत्र है वो अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। रिपीट कर रहा हूँ, अ के साथ आ भी है। अकुह, कु मतलब कवर्ग, क ख ग घ, अकुह विसर्जनीयानाम, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान गला है। गला मतलब ये यहाँ से आ का ऐसा बोलना है। उच्चारण बहुत बढ़िया होना चाहिए। कहते हैं कि यद्यपि बहुनादि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन शजनो महाभूत सकलम शकलम सकृत शक। एक स का अर्थ अगर मैं ये बोलूं स्वजन और ये बोलूं मैं स्वजन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। स्वजन मतलब अपने लोग और स्व मतलब कुत्ते लोग। गाली हो गई जी, मतलब स्व मतलब कुत्ता, कुत्ते का बच्चा, गाली हो गया। तो एक सौ के चक्कर में गड़बड़ हो गया सब, ठीक है ना। और सकल, सकल मतलब संपूर्ण, और शकल का मतलब होता बिल्कुल टुकड़ा, विलोम हो गया। और एक होता सकृत, सकृत मतलब एक बार, और शकत का मतलब होता मल। बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और विशुद्ध होना चाहिए, शुद्धि नहीं अपितु विशुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए उच्चारण स्थान का बड़ा महत्व है। और दूसरा, कल कहीं मैंने क्लास में भी आपको बताया है, कु चू टू तू पू, भूलना नहीं है। एक बार ज्ञान आ गया, क्योंकि ज्ञानम नहीं ज्ञानेन पवित्रम इव विद्यते ही। संसार में अगर कोई चीज पवित्र है तो वो तो केवल ज्ञान है, नॉलेज है, बस। जिसके पास नॉलेज, वो सब अपने आप आ जाता है और सारी चीजें अपने आप आ जाती है। तो कु आ गया, फिर चू, ईचू यशानम तालु, तो ई चवर ईचू य तालिब्य स। तो आपने देखा होगा ईचू यशानाम, ईचू यशानाम, अकुह विसर्जनाम कंठा, ईचू यशानाम तालु, इसमें तालिब्य स आए, इसलिए तालिब्य स को पहले लिखते हैं। तो ई के साथ बड़ी ई भी है, ई
चवर्ग, मतलब चू का मतलब चवर्ग च छ ज य, और इचू य और तालव्य श। इसका उनका उच्चारण है तालु। तालु मतलब ऊपर, जीव का अग्रभाग। जीव के 3 हिस्से होते हैं, जड़ जहाँ से जीव की उत्पत्ति होती है, एक मध्य भाग, एक अग्रभाग। अगर मतलब ये ऊपर लगना चाहिए तालु पे। तो तालु पे अगर इसका अग्रभाग लग रहा, जो ध्वनि आ रही है वो है ये, उसको बोलते हैं इच्छ्वसानम तालु। तो कैसे बोलेंगे? ई च छ श श, इससे सीटी वाली श, ये तो इच्छ्वसानम तालु। और फिर तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री बड़ी री भी आता है, टवर्ग ट ठ ड ण, ऋतु र शाणाम र, और तालिव्य ये सॉरी तालिव्य नहीं, मूर्धन्य श प वाली। तो इनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब क्या हुआ? तालु का ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर अंदर की साइड में। तो जब आपकी जीभ वहां जाती है, टकरा करके हल्का मूवमेंट होता है, मतलब उसमें मुड़, एक जिसको कहते हैं मुड़ना, टर्न बैक, हल्का सा, पता नहीं चलता। तो वो जो है उसको मूर्धा कहते हैं। मूर्धा मतलब बोलते समय जीभ का हल्का मुड़ जाना, ठीक है। तो उनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। इसलिए इसको बोलेंगे री ट ठ ड, इस प्रकार से। और एक आता है ऋतु रसानाम दंता। मैंने लिखा है, आप लोगों ने लिख दिया होगा इसको, और लिखा भी है, कई बच्चों ने भेज भी दिया था ग्रुप में। ऋतु रसानाम, तो ऋ संस्कृत में होता है ऋतु, तू मतलब तवर्ग, तथा न, ऋतु ल सा नाम, ल और दंत स, इनका उच्चारण स्थान है दंत। दंत मतलब जीवा का अग्रभाग, और पीछे के दांत पर नीचे की साइड में ऐसा ऐसा ऊपर की साइड में अग्रभाग जब टकराता है, और टकरा करके जो ध्वनि निकलती है उसको दंत कहते हैं। कैसे? ता था सा, ऐसा, ठीक है। और उपपदवानियम ओष्ठु, अर्थात ऊ और पवर्ग, इनका उच्चारण स्थान है क्या? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ये ओंठ, लिप्स, ये ऐसा। तो क्या है, जब हम बोलते हैं प फ ब, ऐसा, ठीक है, ये उच्चारण स्थान है। अब आगे ए दे तो कंठ तालु, मतलब ए आई का उच्चारण स्थान 2 है, कंठ और ताल, कंठ गला और ताल, ए आई। ओ दो तो कंठोष्टम, ओ आओ, कंठ और ओष्ठ। वकार से दंतोष्टम, व मतलब दंतोष्टम, दंत और ओष्ठ दोनों का 2 उच्चारण स्थान है इसके भी। और फिर जीवामूलीय से एक है यम गणो नानाम, यम गणो नानाम, अर्थात पंचमों का मतलब जो वर्ण है उनका पंचम वर्ण वो अनुनासिक है। उनका जो पंचम वर्ण है उनका उच्चारण स्थान अलग से भी है, जिनको नासिका कहते हैं। मतलब जब बोलते हैं ग, नाक के जो छिद्र है वो बिल्कुल हवा आ रही है वहाँ से, नाक में भी मूवमेंट हो रहा है थोड़ा सा, तो वो जो है उनको नासिका भी कहते हैं। अपना स्थान तो है ही, लेकिन नासिका भी उनका स्थान है। और एक है जीवामूलीय, मतलब जीवा मूल से, जीवा के मूल से 2 वर्ण हल्का मूवमेंट होता है क और ख में, तो वो उनको कहते हैं जीवामूलीय। जीवामूलीय वर्ण 2 है, क और ख। तो ये उच्चारण स्थान है, इनका प्रैक्टिस करना, उत्तर पुस्तिका में भी लिखना। यहाँ मैंने आज लिखा है स्वर लिखे हुए हैं, ध्यान से सभी कक्षा, बहुत अशुद्धि करते हैं हम, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। एक अवसर भी है, और बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ो। आ ए ओ रे 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 ए आई ओ आओ अंग आ, ठीक हो गया। अब इनकी मात्राएं हैं, अ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। और आ की मात्रा ये है, ई की, ऊ की, री की, बड़ी री की भी मात्रा नहीं होती है। ए आई ओ आओ अंग अहो, नीचे भी लिखा मैंने अ, आपने देखा हो ये अनुनासिक है, ठीक है, अनुनासिक। तो अनुनासिक का मात्रा ये है, ये अ आ के साथ होता है, और ये अ है आगत स्वर, इसको ऐसी मात्रा लिखते हैं, यानी लिखा हुआ, ठीक है। ये आपने बहुत विशेष रूप से अपने कॉपी में लिखना है। अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, अभी मैं केवल आपको ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इनको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ आपने देखा होगा कि व्याकरण शब्द आता है, तो व्याकरण क्या होता है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरण, इसको परिभाषा ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? विश्लेषण करना, विग्रह करना, अंग्रेजी में इसको ग्रामर कहते हैं,
ठीक है, इसको अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। और इसके बाद, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसके बाद मैं ये जो मैंने स्वर बताए हैं इनको फेयर कॉपी में लिखना है। इसके बाद मैं कल के वीडियो में आपको इसमें विस्तार से चर्चा करूँगा। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।